पहले आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद ये ऐसा पॉलिटिशियन आ गया है देश के अंदर जो समाज को बांटने की बात नहीं करता, जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, जो जाति की बात नहीं करता, जो धर्म की बात कुछ तो बदला है। देखिए, पहले दिल्ली सीएम रहता था ऐसे ही लुटियंस के छोटे से मकान में, है ना। 12-12 एसी लगते थे, सिर्फ 12-12 एसी लगे रहते थे। अब ले रहा है भाई शीश महल में, है ना। नहीं। 100 एसी। 2012 में 11 में ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट कर रहे थे तो सबके खिलाफ तिजोरियों से पन्ने निकाल के लहराते थे कि ये सोनिया गांधी का चिट्ठा है। यही बोलूंगा अपने आज के इस पॉडकास्ट के बारे में कि भाई बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी। प्रतीक भाई, आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जो, अगर इंडियन पॉलिटिक्स का इतिहास उठा के देखें तो अभी तक उससे बड़ा श्री श्री 420 आज तक नहीं आया है। मुझे समझ में आ गया, आपने नाम नहीं लिया है पर मुझे समझ में आ रहा है आप किसकी बात करने वाले हैं। तो अपने देश की दिल्ली के मिस्टर केजरीवाल। मिस्टर केजरीवाल। मैं केजरीवाल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसा कि बिल्कुल। लोग जानते हैं, पहले आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद ये आईआरएस ऑफिसर बने इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। और फिर इन्होंने वहां की जॉब छोड़ के कुछ दिन समाज की सेवा की और फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े रहे ये। उसमें काफी इन्होंने एक परिवर्तन करके, शायद इनका एक एनजीओ था जो इन्होंने चलाया था, और उसमें इन्होंने बहुत कुछ किया। रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है इनको। और उसके बाद जो है 2011 में अन्ना आंदोलन में जो लोकपाल बिल के ऊपर लेके इन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट थी इंडिया के अंदर, उसमें ये अन्ना के साथ शामिल हुए। उनके साथ और भी कुमार विश्वास और भी बहुत सारे लोग थे। और उस एंटी करप्शन मूवमेंट में जब केजरीवाल आए तो हम सबको लगा एक बंदा कोई ऐसा आया है कि जो हम जिसको देख सकते हैं कि ये देश के लिए कुछ करेगा। हालांकि तब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे और सब लोगों की इच्छा यही थी कि मैं ये बंदा जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी पॉलिटिक्स के अंदर, कोई भी इस तरह का नहीं है जिस तरह का केजरीवाल है। जिस तरह की वो बातें करते थे उस टाइम पे, बोल कोई भी लोगों के बारे में बात करना है, लोगों को बोलते हैं जो भी भ्रष्टाचारी है उसको जेल में भी बंद करो, जो भी करप्शन करने वाला है उसको हटाओ, सोसाइटी में चेंजेस लेके आने हैं, पॉलिटिक्स में चेंजेस लेके आने हैं, गवर्नमेंट में चेंजेस लेके आने हैं, जनता के लिए कुछ करना है, आगे लेके जाना है, देश को बदलना है, समाज को बदलना है। तो इस तरह की वो बात कर रहे थे उस टाइम पे। तो हम सबको लगा कि ये बंदा पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और जैसा हम लोग सब सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, उसके बिल्कुल साथ में चलते-चलते 2012 में आम आदमी पार्टी को लॉन्च किया मिस्टर केजरीवाल ने। और जब उन्होंने उस पार्टी को लॉन्च किया तो हम सबको ऐसा लगा कि हमारे बीच में कोई ऐसा बंदा निकल के ऊपर गया है। बहुत ही होपफुल थे, आँखों में चमक थी हमारे, और सोच के हमें लग रहा था एक ऐसा पॉलिटिशियन आ गया है देश के अंदर जो समाज को बाँटने की बात नहीं करता, जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, जो जाति की बात नहीं करता, जो धर्म की बात नहीं करता। लेकिन जब 2013 के बाद सरकार बनी और जो बातें सामने आई, उससे जो है, जो भी हमारी उम्मीदें थी, वो माउंट एवरेस्ट पे पहुँच के वहीं से ही ये समझ लीजिए कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आके पड़ी हैं। आपको ये बता दूं कि जब मूवमेंट चल रहा था एंटी एंटी करप्शन, जब आप पार्टी बनाई, तो उसमें हम लोगों ने भी चंदा दिया था। सबने मिलके हमने डोनेट किया आम आदमी पार्टी को, क्योंकि हमें लग रहा था कि एक बंदा है जो कुछ करेगा। लेकिन 2012 से और 2025 आ गया, 13 साल हो गए हैं। और 13 साल में जो मेरी जो आशा थी, आकांक्षा थी, जो मेरी सोच थी, वो पूरी ही चेंज हो गई है केजरीवाल को लेके। अब मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों है। 2013 में इन्होंने, जब वो चुनावी आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने आरोप लगाए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। उस टाइम इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी करप्शन करने वाले लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लॉयर्स अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि इन भ्रष्टाचारियों को बचा सके। अभी 2025 में जनवरी में एक पॉडकास्ट के अंदर आए, और वहां पे जो सामने जो पॉडकास्ट करने वाला होस्ट था, राज शमानी, उसने उसको बोला कि भाई आपने स्टेटमेंट इस तरह का दिया था, और अभी आपका केस जो है करोड़ों की फीस लेके दिल्ली गवर्नमेंट से आपका केस लड़ रहे हैं।
तो उसमें वो बोलता है कि जो केस लड़ रहे हैं वो मेरा केस नहीं है, वो सीएम का केस है। तो उसका जो पैसा है गवर्नमेंट नहीं देगी तो कौन देगी? आप चाहते हैं हम केस हार जाएँ? अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है, वो सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात हुई? हम भी अपने बेस्ट लॉयर रखेंगे, हम केस क्यों हार जाएं? दिल्ली सरकार केस क्यों हार जाए? हम सारे केस जीते हैं अभी तक। तो आप देखिए 2013 में जो स्टेटमेंट दिया उससे बिल्कुल उलट उन्होंने अभी 2025 में बोला है। अभी आप थोड़ी देर पहले यमुना की बात कर रहे थे, तो यमुना का राग तो बहुत पुराना है। 2013 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो यमुना को हम साफ करके दिखाएंगे। 2013 में उनकी गवर्नमेंट आई, हालांकि बहुत कम टाइम था उनके पास, और 2015 में उन्होंने इस्तीफा दिया और 2015 में वापस से उनकी गवर्नमेंट आई और 2015 में उन्होंने चुनावी उनका एक मैनिफेस्टो में था कि हम यमुना को क्लीन करेंगे पूरी तरह से। 2020 के चुनाव में बोला कि अगर 5 साल के अंदर अगर मैंने यमुना को क्लीन नहीं किया तो 2025 के चुनाव में आप मुझे वोट मत करना। हम सबको पता है यमुना की हालत क्या है। थोड़े दिन पहले छठ पूजा हुई थी यमुना पे, हर साल होती है और हम देखते हैं क्या हालत होती है। गंदा काला पानी, उस पे फोम निकल रही है। फोम को नीचे लाने के लिए दिल्ली एमसीडी के लोग जो है अपनी बोट लेके जा रहे हैं, फोम के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं ताकि फोम ना दिखे और लोग उसी में नहा रहे हैं। तो आप तो उसको बिल्कुल क्लीन वाटर बनाने वाले थे और उसको काली यमुना बना दिया। अब 2025 में उन्होंने फिर से बोला है कि यमुना को जो है मैं कर नहीं पाया, कोशिश की कर नहीं पाया, लेकिन इस बार मुझे वोट कर दो और मैं अगले 5 साल में यमुना को क्लीन करके दिखाऊंगा। और यमुना क्लीन नहीं की तो 2030 के चुनाव में मुझे वोट मत करना। वापस से वही। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। उसके बाद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगता है कि 500 करोड़ जो है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट को अच्छा दिखाने के लिए। अच्छा, 500 करोड़ इन्होंने, केजरीवाल का खुद का स्टेटमेंट है दिल्ली विधानसभा के अंदर, उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं एड्स में। और राज शर्मानी का पॉडकास्ट जो आता है, पॉडकास्ट में बोलते हैं कि हमने कौन से 500 करोड़, हमने 500 करोड़ तो लगाए ही नहीं है, ये तो झूठ है साफ साफ। हर बार न्यूज में ऑल ऑफ दीज नंबर्स आप बोल रहे हो नहीं है, ये सब गलत है। सो पूरा ऑलमोस्ट 488 करोड़ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है आपका। दैट्स 488 करोड़। बिल्कुल गलत है। सो इलेक्शंस के लिए दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बिल्कुल गलत है। उसमें बजट के अंदर 20,000 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे है, 500 करोड़ रुपए पिछली साल रखा था, 500 करोड़ रुपए इस साल रखा है, सेम है, सेम टू सेम है, कोई बढ़ाया नहीं हमने, एज इट इज बजट रखा है। तो जो खुद बोल रहे हैं ना उसी को कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, उसी को वापस आके पलट जा रहे हैं। अब इनके जो है जैसा देखो सेनापति होता है वैसे ही आपके सैनिक होते हैं। केजरीवाल ऐसा तो बाकी लोग भी ऐसे हैं। इनकी सीएम आतिशी मार लेना। अभी 6 जनवरी 2025 को ये साल में राहुल कंवल के साथ उनका इंटरव्यू आया, जबकि घर में इंटरव्यू चल रहा था, और उस इंटरव्यू में बोलती हैं कि मैं इस घर के अंदर अपनी इच्छा से रह रही हूँ। उन्होंने पूछा कि आप सीएम आवास में क्यों नहीं रहते हैं, तो उन्होंने सीएम आवास में मैं रहना नहीं चाहती, मैं अपने घर में ही रहना चाहती हूँ, इस घर में मैं अपनी इच्छा से ही रह रही हूँ। उसके उलट एक हफ्ते बाद 13 जनवरी को इस साल फिर से उनका इंटरव्यू आया किसी और के साथ, और उसमें बोला कि सीएम हाउस तो मुझे एलोटेड हुआ था, लेकिन जो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पिछले 3 महीने में मुझे 2 बार उस घर से बेदखल कर दिया। ऐसा कहीं होता होगा कि जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है उसको सीएम आवास जो है, जाहिर सी बात है उसका हक है, अलॉट होगा, और अलॉट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बाहर निकाल देगी। एक हफ्ता पहले आप बोलते हैं कि अपने मर्जी से अपने घर में रह रही हूँ, पर्सनल घर में, और फिर एक हफ्ते बाद सुबह उठ के बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे पास तो है घर सीएम आवास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे रहने नहीं दे रही है। ऑफिशियली दैट इज माय रेजिडेंस, बट ये मेरा अपना पर्सनल घर है, ये मेरी अपने एरिया में है।
अब मैं यहाँ पे इतने सालों से रहती हूँ, so I continue to stay on here. शीश महल की जरूरत आपको नहीं पड़ी? देखिए, मेरे पास एक सरकारी घर अलॉट हुआ था जो सीएम आवास है। 3 महीने में 2 बार बीजेपी की केंद्र सरकार के आदेश पे मुझे उस घर से निकाल के बाहर कर दिया गया। हाँ, देखिए आपने काफी सारी बातें बताई केजरीवाल और उनकी पार्टी के बारे में, बट मुझे लगता है आप थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं तरुण, है ना? आपको आम आदमी की जो है प्रोग्रेस से आपको अच्छी नहीं लग रही है, लग रहा है। अब कुछ तो बदला है। देखिए, पहले दिल्ली सीएम रहता था ऐसे ही लुटियंस के छोटे से मकान में, है ना? 12-12 एसी लगते थे, सिर्फ 12-12 एसी लगे रहते थे। अब ले रहा है भाई शीश महल में, है ना? 100-100 एसी लग रहे हैं। आपको प्रोग्रेस पसंद नहीं है तरुण भाई। आम आदमी अगर शीश महल में रहे तो वो आपको पसंद नहीं लगता, है ना? तो मुझे भाई। लगता है थोड़ा हार्श हो रहे हैं। अच्छा, ये भी एक और बदलाव आया है, बताता हूँ आपको। दिल्ली में काफी बदलाव आए हैं। तो एक बदलाव मैंने आपको शीश महल वाला बताया। दूसरा बदलाव, जब ये 2012 में 11 में ये जो एंटी करप्शन मूवमेंट कर रहे थे, तो सबके खिलाफ तिजोरियों से पन्ने निकाल के लहराते थे कि ये सोनिया गांधी का चिट्ठा है, ये शरद पवार का चिट्ठा है। उसके बाद अभी कल मैं देख रहा था कि आतिशी मार्लेना को एक न्यूज चैनल में पूछा सोनिया गांधी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है कि नहीं, तो उन्होंने यस बोल दिया। मिसेस सोनिया गांधी एक ईमानदार नेता है, यस या नो? Yes. देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में रिश्वतखोरी हुई है। इटली की एक अदालत ने, इटली वालों ने जांच भी करा ली, ऑर्डर भी हो गए। इटली की एक अदालत ने ऑर्डर दिया है कि उसमें रिश्वतखोरी हुई, रिश्वत दे के और वो हेलीकॉप्टर्स बेचे गए। उस ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है। सोनिया जी को गिरफ्तार नहीं कर रहे मोदी जी। समझ रहे हैं? तो बदलाव तो देखिए आया है। वो तो देखने वाले की नजर पे है कि आप बदलाव देख रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप कि चेंजेस तो आए हैं दिल्ली में। अब एक शराब घोटाला जिसमें ये जेल में गए थे, है ना? अब वो भी है, आप भी उसके बारे में बताइएगा कि पहले क्या ये बोलते थे और अब इन्होंने कैसी एक पॉलिसी बनाई है। अगर शराब घोटाले की चार्जशीट वगैरह देखी जाए तो बेसिकली वो घोटाला ये है कि आपने शराब माफिया के मिलने से मिलकर पॉलिसी गवर्नमेंट की ऐसी बनाई ताकि उनको फायदा हो, है ना? और अच्छा, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि भाई पॉलिटिशियंस तो होते ही, है ना, बाय नेचर मान लेते हैं कि चलिए पॉलिटिशियंस करप्ट ही होते हैं, है ना? केजरीवाल क्या डिफरेंट है? लेकिन केजरीवाल पे इस चीज का आरोप ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो अपने आप की छवि ऐसी बना के आए थे कि भाई हम तो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, हम तो वहीं रहते रहेंगे जहां हम रह रहे हैं, हमारे सारे एमएलए वहीं रहते रहेंगे जहां वो रह रहे हैं, अपने घरों में, सबके साथ, मोहल्लों में, दिल्ली के मोहल्लों में, है ना? फिर उन्होंने शीश महल बना दिया। फिर उसके बाद करप्शन पे वो कहते थे कि भाई सरकारें जो हैं वो बिजनेस माफिया के साथ मिलके पॉलिसी बनाती हैं और करप्शन करती हैं, तो वो भी उन्होंने कर दिया। उनपे ये छाप ज्यादा पड़ती है, उनपे ये सारे इल्जाम ज्यादा चिपकते हैं क्योंकि वो अपनी इमेज ऐसी बना के लाए थे और उसी वो मूवमेंट से आए थे, एंटी करप्शन मूवमेंट से, जिसमें वो बहुत ही अच्छे से कहते थे कि भाई सरकारें ऐसी चलनी चाहिए, सरकारें वैसी चलनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है और वैसा क्यों हो रहा है। अच्छा, अभी मैं रिसेंटली बहुत दिल्ली इलेक्शन के काफी न्यूज इंटरव्यूज और ये सब देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसपे एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, जो शीला दीक्षित के लड़के हैं, संदीप दीक्षित, उनके इंटरव्यूज एक्चुअली बड़े अच्छे लगे मुझे, है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस ने अभी तक ये तुरुप का इक्का जो है कहाँ छुपा के रखा था। बड़ा अच्छा बोलते हैं वो, एक्चुअली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद इट। तो वो बता रहे थे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि केजरीवाल बनने से पहले, सीएम बनने से पहले या पॉलिटिशियन बनने से पहले, जब संदीप दीक्षित एक एमपी थे या एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, तब केजरीवाल एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह उनके पास आए थे, उनके साथ ऑफिस में बैठते थे, उनकी दिनचर्या देखते थे। वो ये बोल के आए थे कि मैं स्टडी करना चाहता हूं कि एक एमपी जो है वो कैसे अपना दिन का काम करता है। तो केजरीवाल उनके साथ आए थे, उनके ऑफिस में बैठते थे और ये सब एनालिसिस करते थे। उसके बाद उन्होंने एक दिन ऐसा संदीप दीक्षित के इंटरव्यू में है कि एक बार उन्होंने बोला कि भाई हम आपका एक वार्ड हम संभालेंगे और उस वार्ड में हम आपका प्रचार करेंगे, लेकिन विद मिनिमम और जीरो एक्सपेंसेस, कि हम प्रूव करना चाहते हैं कि इंडियन इलेक्शंस कैन आल्सो बी
run with zero expenses, without any corruption. तो भाई संदीप दीक्षित ने कहा कि ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है, अगर आप प्रूव कर सके तो बिल्कुल करें, आप एक वार्ड ले लें। तो ऐसा संदीप दीक्षित कहते हैं फिर आगे इंटरव्यू में कि जब इलेक्शन करीब आ रहा था तो एक हफ्ता पहले वो 30-40 लाख का बिल लेके आए उनके पास कि भाई ये हमने आपका प्रचार किया है और ये उसके एक्सपेंसेस है। तो संदीप दीक्षित बोले भाई आपने तो बिल्कुल कम कीमत में प्रचार करने को बोला था, तो ये कहां से आ गया। खैर उसके आगे उन्होंने बताया नहीं है कि वो 30-40 लाख उन्होंने पे किए नहीं किए, वो अलग बात है। लेकिन वो इस पॉइंट पे कटाक्ष कर रहे थे कि भाई ये आदमी जो बोलता है वो शुरू से ही ऐसा नहीं करता है। वो अभी ये सिर्फ सीएम बनने की बात नहीं है, सीएम बनने से पहले भी प्रोफेशनली ऐसा उनका कहना है कि जो भी इंटरेक्शन उनके साथ हुआ, ये आदमी जो बोलता है वो अपनी बात का पक्का नहीं रहता है, कभी भी पलट सकता है, और यही उसने किया भी है। तो वही जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है। और मुझे लगता है कि सिर्फ यही नहीं है, और भी अभी चीजें हैं जो तरुण भाई आप बता सकते हैं। मेरे पास तो इतनी लंबी लिस्ट है बताने के लिए कि अभी पूरी रात निकल जाएगी, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको बता दूं, जैसा कि अभी बात कर रहे थे ना, शीश महल की आप बात कर रहे थे, तो जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी और तब चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही थी, तो वो लोगों के बीच में आके बोलते थे कि जो भारत का राष्ट्रपति है, ये 300 एकड़ के राष्ट्रपति भवन में क्यों रह रहा है, जरूरत क्या है इसे रहने की? ये तो 1 कमरे या 2 कमरे में रह सकता है, 250 कमरे हैं, जरूरत क्या है? तो बाकी जो कमरे हैं, बाकी जो जगह है, वो आम आदमी के लिए दे देनी चाहिए। हमको ये बात अच्छी लगी, सही बात बोल रहा है। 2025 में आते हैं, इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि भाई आप जो है 45 करोड़ का जो आपने रेनोवेशन कराया है शीश महल का, सीएम हाउस का, तो जरूरत क्या थी? आप भी तो आम आदमी हो, आप भी तो रह सकते हो। तो केजरीवाल का स्टेटमेंट क्या है? केजरीवाल साहब बोलते हैं कि ये जो आवास है, ये मेरा पर्सनल आवास नहीं है, ये तो सीएम का आवास है। जो खर्चा हो रहा है वो सीएम के आवास पे हो रहा है, जो वहां रहेगा वो तो सीएम रहेगा। ये तो पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, मेरा पर्सनल नहीं है ना ये। तो भाई एक बात बताओ, आपका जो बिलीव 10 साल पहले था कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति 250 कमरों में क्यों रह रहा है, जरूरत क्या है, तो ये बात अब लागू नहीं होती है। कहाँ गए आपके आदर्श, कहाँ गए आपके असूल? जो आपकी पॉलिटिकल थिंकिंग थी या पर्सनल थिंकिंग थी, वो कहाँ चली गई अभी? आपने बच्चों की कसम खाई कि मैं कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करूंगा, और आप देख लीजिए। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये अलग ही कहानी है भाई, मुझे समझ में नहीं आती। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस है इन दोनों का। ये केजरीवाल साहब इतने ऑनेस्ट हैं कि इन्होंने मनमोहन सिंह के अगेंस्ट इन्होंने एक आरोप लगाया कि जो मनमोहन सिंह है, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह एंड सोनिया गांधी, ये जो है 10 साल में इन्होंने जितना करप्शन किया है, पिछले इंडिया के अंदर पिछले 200 सालों में इतना करप्शन नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इतना करप्शन नहीं किया जितना इन तीनों ने किया है। अभी 2025 कट्टू 2025 उसमें बोलते हैं इंटरव्यू के अंदर कि आपको आपके अलावा दूसरा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन कौन लगता है, तो बोलते हैं मनमोहन सिंह। आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। रुको जरा, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। तरुण भाई मैं फिर से यही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा जो है हार्श हो रहे हो। देखो अब आप, कोई भी आपको कह सकता है कि भाई हॉस्पिटल नहीं बने तो क्या, मोहल्ला क्लिनिक तो बने हैं। जबकि आप जिस राहुल कंवल के इंटरव्यू की बात कर रहे थे उसमें अगर आप देखें तो आतिशी मार्लेना ने खुद बोला है कि मैं तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाती। आप गई हैं कभी खुद अपना इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक? एक्चुअली मैं नहीं गई, मतलब ये सच्चाई है कि मैं नहीं गई। भाई क्यों नहीं जाती? अगर मोहल्ला क्लिनिक इतना अच्छा मॉडल है तो आप जाएं। और इसी सिमिलर टू दिस मनीष सिसोदिया के लड़के जो है वो पढ़ रहे हैं कनाडा में, और केजरीवाल ने कभी कहा था कि मैं स्कूल तो ऐसे बना दूंगा कि अमेरिका से लोग पढ़ने आएंगे। तो भाई देखिए, पेरिस और लंदन बनने में दिल्ली है ना, दिल्ली अग्रसर है। आप जो है थोड़ा ज्यादा हार्श हो रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं फिर वही बोलूंगा, आम आदमी, केजरीवाल जैसे आम आदमी की प्रगति आपको पसंद नहीं है, लग रहा है।
नहीं तो जैसा ये तो वैसे ही हो गया ना कि जैसे दिल्ली की सड़कें लंदन की तरह हो जाएंगी, ये तो उसी तरह हुआ कि बाहर के लोग पढ़ने आएंगे, पता लगा खुद के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने, तो वो सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं इनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करूं, कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि जो ये बोलते हैं इन्हें खुद नहीं पता कि क्या बोल गए ये, और फिर बाद में दुनिया से माफी मांगते लेते घूमते हैं ये। 2014 में केजरीवाल ने एक लिस्ट निकाली, लिस्ट ऑफ मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस। उसके अंदर लिस्ट में इन्होंने नितिन गडकरी का नाम लिया। नितिन गडकरी ने इमीडिएटली उनके खिलाफ जो है डिफेमेशन केस फाइल किया, और अभी जाके इनको फिर नितिन गडकरी से बाद में आके माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि अनवेरिफाइड एलिगेशंस हैं। आप पब्लिक में ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नितिन गडकरी बहुत ही करप्ट आदमी है, मैंने उनको देखा है, मेरे पास डब्बे भर भर के सबूत हैं, बक्से भर भर के सबूत हैं। शीला दीक्षित के बारे में उन्होंने ये बात बोली कि मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ बक्से भर भर के सबूत हैं। ठीक है, सबूत हैं तो केस क्यों नहीं फाइल किया? आप मुख्यमंत्री बने तब आपने कुछ नहीं क्यों कुछ नहीं किया? केजरीवाल ने बोला जो नितिन गडकरी वाला केस है ना, उसमें इन्होंने कपिल सिब्बल के अगेंस्ट भी लगाए थे एलिगेशंस, और कपिल सिब्बल से भी इन्होंने माफी मांगी। ठीक है, 2016 में केजरीवाल ने एलिगेशन लगाए विक्रम मजीठिया पे, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे पंजाब के, कि ये ड्रग में इन्वॉल्व है, ये करते हैं या वो करते हैं। विक्रम मजीठिया ने डिफेमेशन केस फाइल किया केजरीवाल के अगेंस्ट, और 2018 मार्च 2018 में केजरीवाल ने मजीठिया से माफी मांगी कि सॉरी जो मैंने आपको बोला था उसके लिए। केजरीवाल ने एलिगेशन लगाए अरुण जेटली के खिलाफ, लेट अरुण जेटली के खिलाफ, और अरुण जेटली ने जो है 10 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया केजरीवाल के अगेंस्ट। ठीक है, उन्होंने उसके बाद संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, राहुल चड्ढा और आशुतोष, इन चारों ने मिलकर अरुण जेटली से जॉइंट लेटर में माफी मांगी है। ठीक है, केजरीवाल जो है एक डिफेमेशन लॉसूट में इन्वॉल्व थे फरवरी 2024 में, जिसमें इन्होंने एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उसका कोई ट्वीट था, रिट्वीट कर दिया उसको, और बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, शीश महल की आपने ऑलरेडी बात की है, शीश महल में क्या हुआ हम सबको पता है। पहले जो मैंने बताया था आपको, प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन और सीएम का जो उन्होंने आज निकल के आ रहा है कि जो जो कंपैरिजन था, मैं बता चुका हूं आपको। मीडिया फिक्सिंग, जो प्रसून वाजपेयी है, पुण्य प्रसून वाजपेयी, उसका आपको पता ही है। 2014 में एक वीडियो लीक हुआ, और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि केजरीवाल जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरा जो रेजिग्नेशन है दिल्ली गवर्नमेंट से, उसको आप कंपेयर करो भगत सिंह के सेक्रीफाइस के साथ, ताकि लोगों के अंदर मेरे लिए थोड़ा सा एक सिंपैथी जागे। ठीक है, और बोला कि इसमें से कुछ सेक्शंस आप डिलीट कर दो ताकि ऐसा लगे कि मैं एंटी मिडिल क्लास नहीं हूं, मिडिल क्लास के साथ हूं। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है, इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो बैंक तो वही है ना सर में, देश भर में। बिल्कुल, और ये भूल गया मैं, उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेते हैं, तो हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। बहुत क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा, अरे वही जो हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सरिया साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। और जब वो इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ तो हम सब ने देखा कि जो केजरीवाल ने वाजपेयी को बोला बिल्कुल वैसे ही वैसा हुआ। वो क्लिप काट दी गई, और जो बाकी बचा हुआ इंटरव्यू हम सबके सामने था। तो उसको कंट्रोवर्सी को उस टाइम में मीडिया फिक्सिंग कहा गया कि मीडिया फिक्सिंग कर रहा है ये आदमी। सही बात है तरुण भाई, और मैं वो पूर्ण प्रसून वाजपेयी वाले इंटरव्यू से एक शब्द लूंगा और यही बोलूंगा अपने आज के इस पॉडकास्ट के बारे में कि भाई बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी है ना। हाँ, आपने बिल्कुल पोल खोल के रख दी है, एकदम रिसर्च करके एकदम पोल खोल के रखी है, जबकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास रिसर्च करनी चाहिए। हम बहुत 10 सालों से हम यही नाटक देख रहे हैं, है ना, कि पहले कुछ बोलते हैं फिर एक हफ्ते बाद कुछ बोलते हैं, और ये सिर्फ उनका नहीं, उनकी पूरी पार्टी की यही आदत है ना। तो अब ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है, ट्रैक करेंगे बिल्कुल हम पैनी निगाहों से कि क्या हो रहा है दिल्ली के चुनावों में। बिल्कुल, चाहे जो भी जीते, उम्मीद है कि जनता जो सही निर्णय लेगी, चाहे केजरीवाल हो, जनता के लिए काम करेगा, जीत के आए वो, चाहे कोई और हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो,
जो भी है आशा करते हैं जनता के लिए काम करेंगे और लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए और कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा लगा। कोई फीडबैक है तो आप जरूर बताइए। आप